नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंश स्टडी अड्डा के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कूलाम का नियम होता था वो दो बिंदु आवेशों के बीच बल लगता था। क्या होता था वो कि दो बिंदु आवेश ऐसे होते थे। अगर यहाँ पर Q1 होता था, यहाँ पर Q2 होता था। उस केस में अगर इनके बीच की दूरी जो है अगर वो r होती थी तो इनके बीच जो बल लगता था, यानी कि ये अगर ये प्लस चार्ज का है और ये माइनस चार्ज का है तो इनके मध्य क्या होता था, आकर्षण बल लगता था। और यदि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो उस केस में क्या होता था, प्रतिकर्षण बल लगता था। तो बात ये है कि जब दो आवेश पास पास होते हैं या पास पास आते हैं तो उस केस में क्या होता है, बल लगता है। अब कौन सा बल लगता है, इसमें हम बोलते हैं इसको विद्युत बल लगता है। और वो बल कितना लगता था दोस्तों, वो विद्युत बल लगता था आपका F बराबर, जो हम लोगों ने फाइंड किया था 9 × 10⁹ और इधर आता था आपका Q1 Q2/r²। ये आता था विद्युत बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग एकांक आवेश की। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एकांक आवेश क्या होता है और सदिश रूप में कूलाम के नियम को हम लोग कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं और कूलाम के नियम की क्या क्या सीमाएं होती हैं। ठीक है, तो आइए एकांक आवेश से शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो कूलाम के नियम से बल का मान प्राप्त होता था वो इतना था। तो अगर मैं क्या करूं, इस बल में देखिए इसका जो मान है, अगर F का मान जो मैं उतना ही ले लूं जितना इसके K का मान था। K का मान आप लोगों को पता ही होगा क्या था, वहाँ पर इतना ले लेता हूँ। और अगर मैं क्या कर दूँ कि Q1 को बराबर कर दूँ Q2 के और इसको ले लूँ मैं Q, और यहाँ पर R का मान मैं मीटर में 1 मीटर ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँ कि इन सभी के मानों को यहाँ रख दूँ तो क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ रखने पे हम पाएंगे F का मान जो है 9 × 10⁹ बराबर 9 × 10⁹ और फिर गुणे Q1 × Q2। तो देखिए Q1 और Q2 दोनों किसके बराबर है, Q के। तो Q1 के लिए Q और Q2 के लिए भी Q। तो ये हो गया Q1 × Q, सॉरी Q × Q। अब R का मान आपने कितना रखना है, 1। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या है कि अगर दोनों साइड सेम चीज़ें होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 9 × 10⁹ और यहाँ पे क्या है 9 × 10⁹। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचेगा क्या, 1। तो यहाँ आ गया आपका 1। अब इधर देखिए Q1 × Q1, सॉरी Q × Q। तो जब दो सेम चीज़ें मिलती हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनकी घातें क्या है एक्चुअली में 1। अब आप 1 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर है। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि 1 बराबर हो गया आपका Q²। इसको अगर मैं Q² को इधर और उसको इधर लिख लूँ, मतलब Q² = 1 लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए होता क्या है, इस Q² को अगर मैं पक्षांतर करना चाहता हूँ, देखिए एक छोटी सी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी रूट का पक्षांतर करते हो तो वो स्क्वायर में चला जाता है, और अगर वही पहले से स्क्वायर में होता है तो वो रूट में चला जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस माइनस। अब ये प्लस और माइनस क्यों होता है, इसका ये होता है कारण कि अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो तो आंसर कितना आएगा आपका, 25। वही चीज़ अगर मैं -5 का स्क्वायर करूँ तो भी कितना आएगा, 25। अब ये कैसे, देखिए जब आप 5 का स्क्वायर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, 5 × 5, तो ये कितना आ जा रहा है आपका 25। सेम लाइक यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, -5 × -5, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये भी 25। अब 25 कैसे, देखिए जब आप माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस। तो प्लस को तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और 5 का गुणा करके फिर से क्या आ गया बच्चों, 25 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो आइए यहाँ देखते हैं कि जब Q² बराबर 1 है तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ Q बराबर ±√1। क्लियर, सॉरी, हाँ ठीक है क्लियर है, इतना ही होगा। अब बताइए क्या 1 का अंडर रूट कितना होगा, 1 का अंडर रूट कितना होगा। आप सभी को ही पता है कि 1 के अंदर या तो आप उसका कितना बार भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या फिर कितना भी अंडर रूट लगा दो, बाहर क्या आएगा आपका, ±1 आ जाएगा। क्योंकि अंडर रूट 1 का जो वैल्यू है, अंडर रूट 1 का जो वैल्यू है ना वो 1 ही होगा, या फिर 1 का स्क्वायर, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कितना हुआ था, 1। सेम लाइक
अंडर रूट हो या फिर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, 1 के साथ कुछ भी कर दो आप, या तो स्क्वायर लगा लो, कितनी भी स्क्वायर लगा लो, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि Q का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है +-1। अब +-1 का मतलब ये होता है कि एक बार आप इसको प्लस लोगे और एक बार इसको माइनस लोगे। अगर मैं इसको सीधी सीधी तरह कहूँ तो यहाँ पर Q के दो मान आ रहे हैं, एक हो रहा है आपका 1 या फिर बोल दूँ मैं +1, और जो दूसरा मान आ रहा है वो आ रहा है -1। ये आपके दो मान Q के आ रहे हैं। तो एकांक आवेश की बात हम कर रहे हैं, तो एकांक आवेश क्या होता है, देखिए ये जो Q का मान आया है, देखिए एकांक का मतलब ये होता है सीधा सा कि आप जिस भी चीज़ की गणना कर रहे हो उसका मान 1 ले आओ। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, आवेश की। तो अगर आवेश की बात कर रहे हैं उसका मान मैंने 1 लाया तो वही चीज़ क्या हो गया, एकांक आवेश। अब देखिए अगर ये धनात्मक ले लें हम इसको, Q का मान धनात्मक में यानी कि +1 ले लेते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं एकांक धनावेश, एकांक धनावेश। और उसी का मान अगर आप नेगेटिव में ले लेते हो तो इसको हम बोल देते हैं एकांक ऋणावेश। ये दो तरह के टर्म आ जाते हैं इसमें। एकांक आवेश से अगर आप पॉजिटिव वाला लेते हो तो धनावेश कहलाएगा और नेगेटिव वाला लेते हो तो ऋणावेश कहलाएगा। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, अगर मुझे परिभाषित करना हुआ कि एकांक आवेश या एकांक धनावेश एकांक ऋणावेश क्या होते हैं, तो आप क्या देख रहे हो कि ये आया कैसे, जब हम लोगों ने क्या किया कि F का मान इतना रखा, Q1 Q2 को Q के बराबर लिखा और R का जो मान है वो इतना रखा। तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो कि जब समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, देखिए दो सजातीय आवेश का मतलब ये हो गया सजातीय आवेश, यानी कि आप दोनों जगह पे प्लस ले रखे हो। यहाँ पे देखिए Q1 बराबर हुई Q2 ले लिया आपने, पहली बात तो ये कर दी, और दूसरा क्या कर दिया कि उसी को क्या कर दिया आपने, प्लस ले लिया। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जब समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, समान परिमाण का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे हमने सबको बराबर ले रखा है। बराबर का मतलब ये है कि अगर Q1 का मान 2 है तो Q2 का भी मान 2 ही होगा, और अगर ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक ही होगा। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि जब दो समान परिमाण और समान सजातीय आवेश यानी कि सेम आवेश सेम चार्ज क्या करते हैं कि वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जो हमने R का मान 1 मीटर रखा है, R का मान जो हमने 1 मीटर लिख रखा है, उसका मतलब ये है कि आपने दोनों आवेशों को 1 मीटर लिखने का मतलब ये हुआ ना कि ये दोनों स्थित है कितनी दूरी पर, 1 मीटर पर। ये हमने कंडीशन पहले ही ले ली है, उस आधार पर हम एकांक धनावेश या एकांक आवेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इस आधार पर आप क्या कह पा रहे हैं कि जब समान परिमाण के सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तो उस केस में वो दोनों इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये हमने पहले से ही ले रखा है, लेकिन हम रिजल्ट लाने के बाद उसका कैलकुलेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उस आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि जब दो समान परिमाण के धनावेश या एकांक धनावेश आवेश रखे हो कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, तो उस केस में वो इतने बल से यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन बल से एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब मैं प्रतिकर्षित क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, प्रतिकर्षित इसलिए क्योंकि ये दोनों जो आवेश हैं वो समान परिमाण के हैं और धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो। तो आप लोगों को पता है कि जब समान परिमाण के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो आप समझ गए एकांक आवेश की परिभाषा क्या है। आप अपने टेक्स्ट बुक से आराम से समझ सकते हो, यहाँ पे बस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि कूलाम का नियम सदिश रूप में, इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं हम लोग। देखिए जो कूलाम का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे या कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके मध्य कोई ना कोई बल लगता है, और वो बल क्या होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का जो नियम है उसका सदिश रूप में क्या मतलब है, उसका क्या महत्व होता है वो समझते हैं। उसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आपके पास दो बिंदु आवेश हैं ऐसे, एक को हमने Q1 ले रखा है और दूसरे को Q2 ले रखा है। अब इनके बीच की जो दूरी है वो हमने जनरली क्या ले रखी थी, R। अब इनके बीच तो बल लगेगा। अब देखिए दो केस हो सकते हैं यहाँ पे, क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया है, पहला केस क्या होगा, आकर्षण, और दूसरा केस क्या होगा, प्रतिकर्षण, है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले हम प्रतिकर्षण वाला केस लेते हैं। उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होने के लिए कंपलसरी है कि दोनों सजातीय आवेश हो।
तो अगर मैं ये मानकर चलूँ इसके पास प्लस आवेश है और इसके पास प्लस आवेश है और इसको मैं स्थिर कर दूँ, स्थिर करने का मतलब ये है कि इसको एक जगह पे रख दिया, इस आवेश को इसके पास लेके आ रहा हूँ, तो उस केस में क्या देखोगे आप कि Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा, Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा और क्या बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, मतलब उसको धकेलेगा क्योंकि वो पास नहीं आने देगा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो Q1 है Q2 पर बल लगा रहा है, यानी कि Q2 पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है, अगर वो बल F21 हो, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसको लिखने के तरीके से समझिएगा, जो चीज़ पहले लिखी होती है उस पर बल लगता है, जो चीज़ बाद में लिखी होती है उसके कारण बल लगता है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि Q2 पर बल लग रहा है किसके कारण, Q1 के कारण, या Q1 बल लगा रहा है Q2 पर, कितना बल लगा रहा है, F21, समझ रहे हैं ना। पहला केस हम लोगों ने लिया है प्रतिकर्षण वाला, उससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या है, Q2 पर Q1 बल लगा रहा है और उस बल को मैंने लिख लिया F21। तो अब यहाँ पे इसको मैं K लिख लेता हूँ, K का मान आपको पता है ना, 9 × 10⁹, वही चीज़ है, मैंने यहाँ पे बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए हमने K ले रखा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, Q1 Q2 बाई R² होता है। अब देखिए सदिश रूप में हम लोग ले रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि जो बल होता है वो एक सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा निर्धारित होती है। सदिश का मतलब क्या होता है कि ऐसा भौतिक राशि जिसका एक दिशा का निर्धारण होता है, उसकी हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, है ना। तो अब ये देखिए बल दिशा का निर्धारण कैसे हो रहा है, देखिए Q1 अगर Q2 पर बल लगाएगा किधर, इधर, तो Q2 जाएगा किधर, इधर, समझ रहे हो मेरा मतलब। अगर Q2 को इसके पास लाओगे तो फिर Q1 किस दिशा में बल लगाएगा, इसी दिशा में, क्योंकि ये इधर आ रहा है तो उसको धकेलेगा, और अगर ये इसको धकेलेगा तो फिर Q2 भी कहाँ जाएगा, उसी दिशा में जाएगा। तो F21 बल जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, उधर की ओर। अगर मैं मान के चलूं इनकी दूरी को, इसके लिए R21 है, वही दूरी तो सेम ही रहेगी, लेकिन लिखने का एक तरीका था कि सबका फॉर्मेट एक जैसा रहे। यहाँ पे 21 लिख लिया तो यहाँ पे भी 21 लिख लिया। तो अगर मैंने R21 लिख लिया है, R21 का स्क्वायर होता है भाई Q1 Q2 अपन R² ही होता है। अब देखिए सदिश में एक और नई चीज आ जाती है, वो ये होता है कि एकांक सदिश। अब एकांक सदिश का मतलब ये होता है ना कि ये जो दिशा का निर्धारण हमने किया है उसको दिखाने के लिए कि वो किधर से किधर जा रहा है, मतलब कि इधर से यहाँ जा रहा है, मतलब इस दिशा से उस दिशा की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम एक एकांक सदिश लेते हैं जिसको हम इसको कैप बोलते हैं, R कैप से शो करते हैं, और इसकी दिशा को हम लोग लिख लेते हैं R21। क्लियर है, यहाँ तक समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो बल लग रहा है F21 वो इसी दिशा में लग रहा है, तो बल किधर लग रहा है, आप अगर मैं इसको हटा दूं तो आप यहाँ से देख के तो ये नहीं बता सकते ना। यहाँ से आपको बस क्या पता चल रहा है कि हाँ 2 पर 1 के कारण बल लग रहा है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हाँ R21 इनके बीच की दूरी है, बस। अब ये थोड़ी पता चल रहा है कि दिशा किधर है। तो एक्चुअली ये जो एकांक सदिश होता है ये दिशा बताता है कि दिशा किधर लग रही है, किधर लग रही है, 2 की ओर लग रही है, और 1 के कारण लग रही है। इसको हम लोग इसको ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। क्लियर है। अगर मैं इसको समीकरण 1 दे देता हूं, समीकरण 1 दे दिया। अब किस केस के कारण हमने देखा था, प्रतिकर्षण के कारण। अब अगर आप प्रतिकर्षण समझ गए हो तो आकर्षण समझने में आपको देर नहीं लगेगी। देखिए दूसरा केस हम लोग क्या ले लेते हैं, अगर ये Q1 है और ये क्या आपका Q2 है। अब मैं क्या करूं कि इसको पॉजिटिव ले लूं और इसको नेगेटिव, है ना। तो आप क्या देखोगे, ये किस दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में, इसको आकर्षित करने के लिए। और ये आकर्षण होगा तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, क्योंकि देखिए ऊपर वाले केस में क्या था कि इसको धकेल रहा था, है ना, ठीक है ना, रिपेल कर रहा था, इसकी वजह से वो उधर जा रहा था, प्रतिकर्षित हो रहा था। अब इसको आकर्षित कर रहा है, बल तो ये इधर ही लगा रहा है ना, हालांकि उसको आकर्षित कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे हमने ले लिखा दूरी को R21 और इसके बीच की दूरी को हम लोग ले लेते हैं R12। अब देखिए इसका क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि दूरी तो दोनों की बराबर है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि R21 बराबर R12 R ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूरी तो बदलेगी नहीं, 12 लिख दो या फिर 21 लिख दो। तो अब क्या कि इनके बीच की दूरी इनके बीच जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है, एक दूसरे की ओर लग रहा है। तो अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ कि इनके बीच जो बल है अगर वो R12 है, F12 है, तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, K × Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। क्लियर। अब सदिश, एकांक सदिश को हम लिखेंगे अब R12 कैप। समझ रहे हैं मेरी बात।
R12 कैप कैसे, देखिए ये तो बस 1 2 बताने के लिए है कि अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है ना, देखिए इसमें एक चीज समझिएगा, जैसे उसमें क्या हो रहा था कि 2 पर बल लग रहा था 1 के कारण। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक्चुअली आकर्षित हो रहा है, तो आकर्षित हो रहा है तो मतलब इसकी ओर बल लगा रहा है, भाई तेजी से आएगा ना उसकी ओर। सिंपल आप समझो, जब आप मैग्नेट या चुंबक लेते हो तो अगर दोनों के विपरीत ध्रुव होते हैं, यहाँ पे एक चुंबक रख दिया, यहाँ से इधर लेके आ रहा हो, तो फटाक से खिंचाता है, बल किस पे लगता है, इस पे लगता है, क्योंकि इसको इधर आता है तो तेजी से आता है। तो इसीलिए हम लोग लिख दिया कि जब ये यहाँ आकर्षण होगा तो उस केस में क्या होगा कि Q1 पर Q2 के कारण बल लगेगा, तो इसकी वजह से हमने लिख दिया कि F12। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल जो लग रहा है वो कितना है, F12 है। क्लियर है। तो जैसे शुरू फॉर्मेट में आपको समझाया था कि F21 का, ये सब का 21 का मतलब क्या है, सेम चीज यहाँ पे भी है कि 1 पे 2 के कारण, 1 पे 2 के कारण। अब इस केस में मैं क्या कर दूं, इसको समीकरण 2 दे दूं, तो आप क्या देख रहे हो कि इस समीकरण और इस समीकरण में क्या समानताएं हैं, आप देख पा रहे हो कि इनके बीच सिर्फ एक समानता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां से यहां तक आप देख रहे हो कि कॉमन है। अब कॉमन कैसे है, क्योंकि देखो R21 R12 के तो बराबर है, और ये किसके बराबर हमने ले रखा है, R के। तो अगर इसका मान मैं रख दूं इस तरह से, तो आप क्या देख रहे हो कि मैं फिर से F21 को लिख सकता हूं K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर और फिर R21 कैप, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ F, यहाँ पे सदिश लगाना भूल गया, और ये हो गया 1 2, और यहाँ से हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R12 कैप। अब देखो दोनों में क्या समानता है आप देख पा रहे हो, समानता ये देख रहे हो आप कि इसमें तो ये सारी चीज कॉमन है, बस ये चीज डिफरेंस है और ये चीज डिफरेंट है ना। अब देखिए इसमें हम संबंध निकालते हैं। सदिश आप लोगों ने पढ़ा है और आपको पता है होता क्या है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज। अगर मान लीजिए कि कोई एक सदिश इस दिशा में है, A है, ठीक है ना। अगर मैं ये बोलूँ कि एक सदिश A इस दिशा में है और A का जो परिमाण है वो A ही है, ऐसा है, ठीक है ना। A का परिमाण को ऐसे लिख दिया अदिश रूप में। तो अगर मैं बोलूँ कि एक और सदिश मैं ले लेता हूँ, और लेकिन उसकी दिशा जो है इधर है, तो इसको अगर मैं A1 ले लेता हूँ, चलिए इसको A1 ले लेते हैं और इसको मैं A2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, A2 ले लेता हूँ, ये हो गया आपका A2। अब देखिए इन दोनों में क्या संबंध है, मैं आपसे ये बोल देता हूँ कि आप जो है यानी कि A2 का जो परिमाण है ना, A2 का जो परिमाण है वो A1 के ही बराबर है। देखिए इसका कोई बहुत सामान्य सा मतलब है, मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि A1 का जो मान है यानी कि इसकी लंबाई जो है वो 5 मीटर ही है, इसकी भी जो लंबाई है वो 5 मीटर है। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसकी दिशा जो है इस तरफ है और इसकी जो दिशा है वो इस तरफ है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों के परिमाण समान हैं, लेकिन जब दिशा विपरीत होते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कि जो सदिश A1 है वो A2 के बराबर तो है परिमाण में, लेकिन सदिश रूप में लिख रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। और ये माइनस चीज क्या बताता है आपको, इसकी विपरीत दिशा का प्रदर्शन करता है। तो सेम थिंग आप यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे Q2 का जो दिशा है वो उस तरफ लगा हुआ है, यहाँ पे जो Q2 का दिशा है वो इस तरफ लगा हुआ है। तो क्या इन दोनों के ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा इसके आधार पर हम इन दोनों को, ये जो R21 और R12 है उनको ऐसा लिख ही सकते हैं, R21 बराबर माइनस R12, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो जब इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये सब चीज़ें तो समान है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर लिख दिया इस तरह से सिर्फ एक माइनस का फर्क लगा के, तो आप क्या देखोगे, इसके आधार पे आप कह सकते हो कि नहीं अगर ऐसा है तब तो F जो है F21 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, F12 के, लेकिन इस पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। अभी आपने कैसे कह दिया। अब जरा सोचिए, मैं क्या कर देता हूँ कि R12 को R12 ना लिख के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R21 लेकिन माइनस में। तो आप क्या देखोगे कि सारी चीजें समान होगी दोनों में, बस इसमें माइनस का फर्क रह गया है। तो आप बोलोगे ऐसा कि हाँ ये इसके बराबर तो है लेकिन इस पे क्या है, माइनस साइन है। तो आप क्या देख रहे हो कि जब दो बल लगते हैं तो बराबर बल लगते हैं। बराबर बल का मतलब ये हो रहा है कि Q1 इस पे जितना प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, या फिर यहाँ पे बोले तो Q1 इस पे जितना आकर्षण बल लगा रहा है उतना ही Q2 यहाँ पर प्रतिकर्षण लगा रहा है, उतना ही Q2 यहाँ पे आकर्षण लगा रहा है। मतलब दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं या फिर समान बल आरोपित करते हैं। तो इस आधार पर आप पहले बात तो ये समझ गए जो मैंने अभी बताया आपको
कि जो दो आवेश होते हैं एक दूसरे पर समान बल तो लगाते हैं लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, है ना। अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो आप क्या देखोगे कि F21 प्लस F12 का जो मान है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो परिणामी बल है, इन दोनों आवेशों पे लगने वाला जो परिणामी बल है वो कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है दोस्तों, शून्य होता है। कैसे आपने कह दिया, क्योंकि जो दोनों बलों का योग था, जो दोनों बलों का योग था वो कितना लगता था, 0, क्योंकि इनका जो परिणामी बल हो 0 ही। अब परिणामी कैसे हो सकता है, जब एक दूसरे पे विपरीत बल लगाए। विपरीत बल लगाने का मतलब माइनस साइन बता देता है दिशा। जब इसको हमने इसको पक्षांतर किया तो इनका जो योग आ रहा है, मतलब इसको ये हम बोल सकते हैं कि जो टोटल बल है, परिणामी बल है, वो 0 होता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कूलाम के नियम की कमियां या फिर सीमाएं। इसमें क्या होता है कि देखिए कूलाम का नियम हम लोगों ने तो पढ़ा है कि जो दो बिंदु आवेश होते हैं उनके मध्य कितना बल लगता है और एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण करते हैं वगैरह सब। देखिए इसमें क्या है कि कुछ नियम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो बता नहीं सकता, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। जैसे कि पहला क्या है कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। अब बिंदु आवेश का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई आवेश है, ये Q या Q1 बोल दिया और दूसरा चीज़ क्या था यहाँ पे, Q2 था। अब बिंदु आवेश का मतलब ये हो रहा है कि इन आवेश का जो मान होता है वो बहुत कम होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.01 या फिर समथिंग इससे भी कम का होता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो Q1 का मान है वो 10 की घात -10 कूलाम आवेश के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो बहुत कम है। बहुत कम का मतलब कितना हो रहा है, ये 0.000000000.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना सोचिए, 10 और ये 1। समझ सकते हैं इसका मतलब। तो इतना कम बिंदु आवेश, इन बिंदु आवेश का मतलब समझिए, मैं शुरू दिन आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि ये इतने छोटे होते हैं कि आप इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इतने छोटे आवेशों के लिए ये सत्य है। अगर मैं आपसे ऐसा बोल दिया कि जो Q1 का मान है वो 4 कूलाम या फिर 10 कूलाम या फिर 50 कूलाम इतने के ले लो, तो आप फिर बोलोगे कि इनके मध्य इतना प्रतिकर्षण बल लगता है, तो इसका मतलब उनके पास जो लगने वाला बल होगा वो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी भुज की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आप बोलोगे नहीं, ये नियम गलत है। कहने का मतलब क्या है, सीधा सा कि ये जो इसका जो नियम है सिर्फ कौन करता है, बिंदु आवेश करते हैं इसका नियम का पालन। दूसरा ये बोल रहा है कि यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, देखिए गतिशील आवेश क्या होते हैं, हमारे घर में जो करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब जलता है वो एक गतिशील होता है। कैसा होता है वो, गतिशील होता है, मतलब उसमें करंट चल रहा होता है। अगर कोई ऐसा है, मान लो एक कोई भी चीज़ कंपोनेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, बिजली प्रवाहित नहीं हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, चुपचाप बस पड़ा हुआ है, तो ऐसे आवेशों के लिए सत्य होता है। सामान्य से आप यूँ समझिए कि जो सामान्य से चुंबक ऐसे रखे हो आप, तो उसमें जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है वो स्थिर होते हैं। अब देखिए जो जनरेटर या डायनेमो होते हैं उनमें जो चुंबक लगता है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो गतिशील अवस्था में आ जाते हैं। तो सेम उसी तरह आप समझिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी करंट हो, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तब के लिए ये रूल फॉलो नहीं होते हैं। ये क्या होता है, सिर्फ स्थिर आवेश, मतलब एक जगह आपने यहाँ आवेश रख दिया, एक यहाँ रख दिया, तो उस केस में आप कूलाम के नियम को पालन करा सकते हो। तीसरा क्या है कि यह बहुत अधिक दूरियों, अब कहने का मतलब इसका ये है कि मान लीजिए एक आवेश आपने यहाँ रख दिया, दूसरा आवेश आपने यहाँ रखा, लेकिन इनके जो बीच की दूरी थी वो आपने लगभग 10 मीटर ले ली, तब तो इम्पॉसिबल है। ये तो आप सामान्य से ये भी समझ सकते हो कि चुंबक आपका एक यहाँ रखा है और एक बहुत दूर रखा है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे इसको करीब लाते हैं तो एक निश्चित दूरी के बाद ही उसको क्या करता है, या तो आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। आप उसको रिलेट करो चुंबक से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी बोल रहा है कि बहुत कम दूरियों के लिए भी सत्य नहीं है, तो कहने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, 10 की घात -15 मीटर, यानी कि इतना कम कि आप सोच नहीं सकते। ये तो मैंने सिर्फ 10 पॉइंट लिखा था तब इतना आया था। अब आप जरा सोचिए कि इसके आगे मैं 5 और 0 लगा दूं, 1 2 3 4 और ये 5 15वां, तो इससे कम दूरी हो, मतलब इससे कम दूरी, इससे भी कम, तब ये फॉलो नहीं होगा। यहाँ तक तो चल जाएगा, यहाँ तक चल जाएगा। तो ये 3 इसके नियम की कमियां थी या फिर सीमाएं कह लीजिए कि इन तीनों को छोड़कर बाकी चीजें फॉलो कर लेता है। यानी कि ये क्या होता है, सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है और किसी आवेश के लिए सत्य नहीं होता। दूसरा क्या है कि यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिमान आवेशों के लिए नहीं है। और तीसरा क्या है कि यह बहुत अधिक दूरियों तथा बहुत कम दूरियों के लिए सत्य नहीं होता है। समझ गया।
तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर जो भी आपको डाउट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वहाँ पे हम शेयर करिए आप अपना, फिर उसके हिसाब से हम आपको जूम या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे, लाइव क्लास लेंगे, उससे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।